हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये लाहौर की है। लाहौर की एक सच्ची हकीकत पे मबनी कहानी जो कि लोगों के होश आने के लिए बहुत काफ़ी है। आपको पता है लाहौर एक तारीखी और एक पुराना शहर है और इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। आपको पता है यहाँ बहुत से पुराने स्ट्रक्चर हैं जैसे कि बादशाही मस्जिद, शाही किला और अनारकली वगैरह। इस तरह की बहुत सी पुरस्कार जगह हैं। सोचिए रात को यहाँ पे क्या क्या होता होगा, क्योंकि लाहौर एक कदीम शहर है और इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता। जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये सरफराज की है। सरफराज जिसने ये कहानी शेयर की है। सरफराज बताता है सन 2021 में उसने एक मकान लिया था रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास जब ये मकान लेता है और ये एक बूढ़ी औरत से मकान परचेज करता है और ये वहाँ शिफ्ट हो जाता है। सरफराज वापडा का मुलाजिम था। वो ये मकान सन 2021 में बहुत ही सस्ता खरीदता है। मकान खरीदने के बाद अपनी फैमिली को लेकर ये उस मकान में शिफ्ट हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि ये वहाँ अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। चुनाचा ऐसा ही होता है, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे गुजर बसर करना शुरू हो जाता है। ये जो मकान था ये बहुत पुराना था, ओल्ड स्ट्रक्चर था। इस मकान के 4 कमरे थे, एक बहुत बड़ा सा कुआं था। जब भी कुएं का नाम आता है तो आप समझ लीजिए कि कोई मसला तो ज़रूर था, क्योंकि कुआं ही में ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। सरफराज अब अपने बच्चों को स्कूल दाखिल कराता है और खुद भी जॉब पे जाता है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। 1 महीने तक उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। वो मकान में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एक दिन सरफराज सोता है और अपनी छत की तरफ अभी देख के कुछ अपने फ्यूचर प्लानिंग सोच ही रहा था कि अचानक वो देखता है कि छत के ऊपर उसे एक निशान नज़र आता है अजीब सा। वो निशान देखता है सरफराज और अपनी बीवी को कहता है वो निशान देखो, इसका क्या मतलब है। उस निशान के मुताबिक उस घर का तीर का निशान दिखाया जा रहा था। उसने कहा ये वैसे शायद बना हो, जो उन्होंने इग्नोर कर दिया। 3-4 दिन गुजरते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि सरफराज को रात को बेचैनी हो जाती है और सरफराज को दीवारों पे खून महसूस होता है। वो अपनी बीवी को बताता है, बीवी देखती है वाकई दीवारों में कुछ कतरे नमदार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस औरत से इन्होंने ख़रीदा था उस औरत ने पेंट करवाया था। और उसके बाद ये दीवारों में खून के कतरे आना शुरू हो जाते हैं। अब वो सरफराज और उसकी बीवी रात को 1 बजे चेक करते हैं कि ये कतरे किस चीज़ के हैं, ये क्या खून है या वैसे कोई रंग के कतरे हैं। लेकिन वो उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि ये किसके कतरे हैं। खैर वो भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स या साइंटिफिक ही चेक किया जा सकता है कि वो किसके कतरे हैं। खैर उन्होंने कहा ये शायद रंग के कतरे हों। और इसी तरह वो जब दूसरे कमरों में देखते हैं, हर कमरों में यही सूरत हाल नमदार होना शुरू हो जाती है। खैर वो बात किसी से शेयर नहीं करते। मज़ीद दिन गुजरते हैं तो एक दिन क्या होता है कि उनका बच्चा स्कूल से आता है और उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाता है। कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है इस घर में। आहिस्ता आहिस्ता इस घर में पुरस्कार चीज़ें होना शुरू की थी। अब सरफराज के 2 बेटे और 1 बेटी थी और वो तीनों इसी तरह करना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए थे। सरफराज उन्हें देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। स्कूल जाना भी छोड़ दिया बच्चों ने और छुट्टी कराना शुरू कर दी। सरफराज कह रहा था ये क्या हुआ, इधर तो मेरी ज़िंदगी मतलब ख़राब होती जा रही है। और उसके बाद होता क्या है कि सरफराज इसी तरह रात को सो रहा है और उसको एक आवाज़ आती है जैसे कुछ सिलाई कर रहा है, कुछ सिलाई मशीन की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन वो जाता है दूसरे कमरे में, कोई भी नहीं होता। अपनी बीवी को बताता है, बीवी भी कहती है आ तो रही है आवाज़ें लेकिन कहाँ से आ रही है कोई समझ नहीं आ रही। चुनाचा इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो उन लोगों के लिए बहुत चौंका देने वाला दिन था। पूरे घर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, रोने की, चीखने की। और वो लोग अगले दिन मौलवी को बुलाते हैं और मौलवी से पूछते हैं ये इस तरह का मसला है। मौलवी उनके घर में कहता है कि आप लोग कोई ख़त्म वगैरह करवाएं ताकि ये चीज़ें भाग जाएं यहाँ से। तो चनाचा वो डिसाइड करता है कि संडे को मैं करवाऊँगा, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। लेकिन अब संडे भी मज़ीद यानी कि 2 दिन थे संडे आने में। खैर सरफराज इंतज़ार करता है संडे का और संडे से पहले एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बहुत भयानक था।
होता कुछ यूँ है कि सरफराज का जो बड़ा बेटा होता है वो रात के 3 बजे गायब हो जाता है। सारी जगह तलाश करते हैं, कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन जो उससे छोटा बेटा था बड़े बेटे से, वो बताता है कि वो कमरे से बाहर गया था सहन में। तो सहन में जब जाते हैं, ट्रैक करते हैं, तो देखते हैं वो कुआं एक होता है, उसका खुला होता है मतलब कि गेट कह सकते हैं आप, या उसके ऊपर जो आयरन होता है वो हटा होता है इतना भारी। और देखते हैं कि वो अंदर नीचे मतलब कि बचा गिरा होता है। कुआं तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका मसला ये था कि वो भर चुका था काफ़ी हद तक। वो बच्चा नीचे गिरा था और सरफराज बहुत चीखता है, बहुत चीखता है, और वो एट लास्ट सीढ़ियों के ज़रिए उस कुएं में जाके और अपने बड़े बेटे की जान बचाता है, ऊपर लेके आता है। लेकिन बड़ा बेटा बहुत ज़ख्मी हो गया था, हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो कोमे में चले जाता है। और उसके बाद सरफराज बहुत परेशान होता है। सरफराज का जो छोटा बेटा था, यानी कि अब संडे का करीब एक दिन और रह गया था, अब वो जो छोटा बेटा था उसके साथ भी ये मसला होता है, वो पैरालाइज हो जाता है, तो वो भी एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में। छोटी बेटी थी, वो तो ऑलरेडी बीमार ही चल रही थी, इतनी ज़्यादा सख्तियाँ आ रही थी। सरफराज भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था, क्यों आखिर इस घर में ऐसा क्या था जो सरफराज ने क्या गलती की थी या किसकी गलती थी। बहरहाल संडे आ ही जाता है, मौलवी को बुलाते हैं, वो ख़त्म वगैरह करवाते हैं इस घर में, कुरान ख़वानी क्या कराते हैं। तो उसके बाद तो सब कुछ यानी नॉर्मल हो जाना चाहिए था। तो मंडे आ जाता है। अब मंडे को ऐसा होता है कि सरफराज बैठा होता है और यही पता करता है कि उसके बच्चों का क्या सीन है, क्या मतलब हॉस्पिटल से क्या आ रही इतला। तो वो बच्चों का यही था कि वो सीरियस हालत में, वो ठीक नहीं हो रहे थे। बट सरफराज उस बूढ़ी औरत से पता करता है कि क्या मामला थे इस घर में। बूढ़ी औरत बताती है कि ये बहुत पुराना घर है, मैंने फ़लाने से लिया, उसने फ़लाने से लिया, मतलब ये घर इस तरह बहुत पुराना आसिफ ज़्यादा था। बूढ़ी कहती है मैं भी एक दिन नहीं यहाँ पे रही, क्योंकि एक दिन भी मैं यहाँ नहीं रही और मैंने इसी तरह आगे भेजा है। लेकिन बूढ़ी औरत ने भी इसकी तल्ख हकीकत सही नहीं बताई। एट लास्ट सरफराज को एक ख्वाब आती है, रात को सोता है तो कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग सारे मारे जाओगे। सरफराज उस ख्वाब को बहुत सीरियस लेता है और वो यही बैठ के कहता है कुएं के आसपास, क्योंकि उसे शक था कि कुएं में कुछ राज छुपे में। वो कहता है ये घर में छोड़ के चले जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे सलामत कर दो, ठीक कर दो, सही चाहिए। खैर इतनी देर हॉस्पिटल से भी इंफॉर्मेशन अच्छी आती है कि आपके दोनों बच्चे होश में आ गए। शायद जो आसिफ ज़्यादा चीज़ थी उसने ये इसकी फरियाद सुन ली थी, तो वो जो 2 बच्चे थे वो होश में आते हैं। खैर 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज होके वो घर आ जाते हैं। तो डिस्चार्ज होके घर आ जाते हैं तो सरफराज कहता है मैं ये घर सेल आउट करता हूँ और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। खैर सब कुछ अभी ठीक होना शुरू तो हो गया था, लेकिन इतनी देर में ऐसा होता है, एक रात और आती है ऐसी बड़ी भयानक सी, तेज़ हवा आंधी चल रही होती है, बारिश भी हो रही होती है, और ऊपर से लोड शेडिंग भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस दिन भी संडे का होता है और पूरे घर में एक अजीब सा कोहराम मच जाता है, चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और वो सारी आवाज़ें कुएं से आती हैं, कुएं से आती हैं। सरफराज अगले दिन जो होता है कि वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देता है, कहता है अब बहुत हो गया, इस कुएं से सब कुछ आता है, आवाज़ें आती हैं। 2-3 लोग और मिलाता है अपने साथ मोहल्ले के, जिन्हें वैसे भी शौक़ था पुरानी चीज़ें देखने का और इस तरह सब कुछ। तो वो कुएं की कहता है इसमें से आवाज़ें आती हैं, ज़रूर कोई बात है। तो कुछ लोग मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। खैर वो कुएं में जाते हैं, खुदाई हल्की से करते हैं, वहाँ से एक बच्चे की ढांचा मिलता है, मौलवी भी आ जाता है, उस चीज़ को ऊपर लेके आते हैं, पुलिस को भी बुलाते हैं। पुलिस जब चेक करती है, जब सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि वो जो ढांचा है वो तो तकरीबन 70 से 80 साल पुराना है, इतना पुराना ढांचा। अब वो हिस्ट्री निकालते हैं कि यहाँ हुआ क्या था आखिर। जब हिस्ट्री निकालते हैं वो सारा मतलब कि पटवारियों से, जो वहाँ के रियल स्टेट हैं सारे, सबसे पता ये चलता है कि वो जो घर था तकरीबन उसकी स्टोरी जो थी सारी खुल के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ जाती है। कुछ बंदे उसकी स्टोरी बताते हैं जो वहाँ रहते तो थे लेकिन शिफ्ट हो गए थे, कुछ हिंदुस्तान चले गए थे,
تو انڈیا کے ذریعے بھی وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انڈیا کے کافی لوگوں نے یہ بات بتائی تھی. ہوتا یوں ہے، جس دن خوشی منائی جا رہی تھی پورا پاکستان آزاد ہو گیا تھا. 1947 یعنی 14 اگست کے دن یہ واقعہ ہوا تھا. اس دن ایک فیملی تھی جو مسلمان تھی، انہوں نے پناہ دی تھی، شیلٹر دیا تھا ایک ہندو بندے کو. اس ہندو پہ آروپ تھا یا الزام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 200-250 بندوں کو مارا تھا، مسلمانوں کو. لیکن اس مسلمان فیملی نے اس کو شیلٹر دی ہوئی تھی. تو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے باقی مسلمانوں کو، اور تھا بھی 14 اگست کا دن، آزاد ہو گیا تھا ہمارا ملک. لیکن ان کو آزادی نصیب نہ ہو سکی، اس پوری فیملی کو جس نے اس ہندو بندے کو مطلب شیلٹر دی ہوئی تھی. تو وہ جو باقی مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو مار دیا بہت برے طریقے سے. اسی گھر میں ان کو برے طریقے سے بربریت کا نشانہ بنایا. کچھ مسلمان لوگوں نے، اس میں کہا جاتا ہے کہ باپ، بیٹی اور ان کے بھی 2 بیٹے تھے اور اس طرح بیوی تھی، مطلب ٹوٹل 4-5 بندے تھے، اور ان کو برے طریقے سے مارا. اور ان کی جو بیٹی تھی اس کو گردن نوچ کے کاٹ کے کنویں میں پھینک دیا تھا. اور یہ اتنا خون جو نظر آتا تھا سرفراز کو، وہ انہی کا خون تھا. اس گھر میں اتنا بھیانک قتل ہوا تھا جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اور وہ جو ہندو جس کا کہہ رہے تھے اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا تھا اور اس کے بھی اجزاء کاٹ کے اسی کنویں کے اندر ڈال دیے تھے. تب سے یہ گھر اسیب زدہ ہو گیا تھا کیونکہ ایک بھیانک موت مری تھی. انہوں نے جسٹ اس بندے کو جو ہندو تھا، جسے آپ ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کو انہوں نے پناہ دی تھی. لیکن وہ ہندو بندہ ان کو ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، صرف میرے پہ آروپ لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، کیا کسی اور نے اور بھر میں رہا ہوں. لیکن یہ سب چیزیں مطلب انہوں نے بلیو کر لیا تھا اس کی بات میں. اس مسلم فیملی نے جو مری تھی ان کو اس چیز کی سزا باقی مسلمان لوگوں نے دی تھی. اس دوران یہ بات دب کی تھی کیونکہ پاکستان بھی آزاد ہو گیا تھا، نئے نئے قانون بھی آنے تھے، وہ بعد میں آنے تھے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، انگریزوں کی حکومت چلے گئی تھی. اس پورے دوران یہ ایک چیز تھی جو ٹھپا بیٹھ گیا تھا، یعنی ختم ہو گیا تھا. لیکن پرانے لوگوں نے یہ واقعہ جب سنایا تو واقعی اس گھر میں ڈکلیئر ہوا یہ وہی گھر ہے، اور ساری چیزیں ایگزیکٹ ٹو ایگزیکٹ یہی تھی کہ یہاں بہت برا قتل ہوا تھا. بہت برے طریقے سے یہاں مار دیا گیا تھا لوگوں کو، ڈنڈے بھی مارے تھے اور گردنیں کاٹ کے خون ہو گئی تھی جگہ. اور اس کے بعد سرفراز نے یہ فیصلہ کیا کہ میں گھر ہی سیل آؤٹ کرتا ہوں. خیر سرفراز نے اونے پونے دام میں بہت کم میں یہ گھر سیل کر کے اپنی جان چھڑا دی تھی. ابھی وہ گھر وہیں پہ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جس اذیت کے ساتھ ان لوگوں کو مارا گیا تھا، ان کی چیخوں کی آواز، سلائی مشین اور سب کچھ جو رہتی تھی فیملی، وہ اسی طرح ختم ہے. وہ گھر اس طرح کھنڈر بنا ہوا ہے وہیں پہ ریلوے اسٹیشن کے پاس لاہور میں، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا. جیسے اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میں مزید آپ کو ریئل ہارر سٹوریز کی کہانیاں لے کے آتا رہوں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو.